हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। इस वीडियो लेक्चर में इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर के बारे में। क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि वर्क क्या होता है, किस कंडीशन में हम कोई भी काम करते हैं तो वर्क की कैटेगरी में आएगी। तो सबसे पहली बात की फोर्स अप्लाई होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए बॉडी में, तभी आप कर सकते हैं। मान लीजिए किसी वॉल पे आप फोर्स लगा रहे हैं, लगाते लगाते अगर आप थक भी जाते हैं, पूरा एनर्जी आपकी एग्जॉस्ट कर दी, लेकिन वर्क नहीं कही जाएगी फिजिक्स की भाषा में। तो वर्क होने के लिए जरूरी है कि फोर्स होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अब लोग बात करते हैं कि किस केस में जीरो वर्क डन होगी। तो जीरो वर्क डन कब होगी? जब बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। और फिर सेकेंड कंडीशन ये होगी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ देखिए, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ये है फोर्स का डायरेक्शन। तो अगर 90 डिग्री अगर है दोनों के बीच का एंगल, तो उस कंडीशन में भी वर्क डन नहीं होगा। और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होता है, जनरली पूछा भी जाता है कि स्टेट द कंडीशन फॉर नो वर्क डन। नो वर्क डन कहिए या जीरो वर्क डन कहिए, बात एक ही है। अब देखिए, अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें कि वर्क डन के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, तो W सिंबल है वर्क डन का, F S cos थीटा, F जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड है, S जो है ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, और cos थीटा, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन। जैसे मान लीजिए कि ये है आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है और ये आपका फोर्स का डायरेक्शन है, और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो यही थीटा है। तो इस थीटा का जो कॉस लेंगे, तो मतलब ये होगा कि वर्क डन कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है: मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, अगर आप Fs cos थीटा को F cos थीटा इंटू S लिखते हैं, F cos थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर आप इसी एक्सप्रेशन को लिखते हैं F इंटू S cos थीटा, S cos थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर हम यूनिट की बात करें तो देखिए, like other physical quantities, work also will having SI unit as joule, celsius unit, अर्ग। अब देखिए, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट बनता है जूल में और अर्ग में। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। और अगर आपको डिराइव करना हो तो वर्क बराबर F इंटू एस से आप डिराइव कर सकते हैं। और यहीं से देखिए 1 अर्ग और आपका 1 जूल को आप डिफाइन भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आपको डिफाइन करना है 1 जूल को डिफाइन करना है, तो कैसे करेंगे? व्हेन द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन अमाउंट ऑफ वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। ठीक है, उसी टाइप से मान लीजिए आपको 1 अर्ग को डिफाइन करना है, तो कैसे करेंगे? तो मान लीजिए कि जब 1 डाइन का फोर्स किसी बॉडी पे लग रही है और 1 सेंटीमीटर का अगर डिस्प्लेसमेंट कर रही है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो आपने जो वर्क किया है 1 जूल वर्क किया है। और लोग बात करते हैं बच्चों स्पेशल केसेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर मान लीजिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये है फोर्स का डायरेक्शन मान लीजिए और ये है आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। अगर दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है, मतलब ये हुआ कि थीटा की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि दोनों पैरेलल है, तो cos 0 1 हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में देखिए F इंटू एस और ये cos 0 1, तो वर्क बराबर हो जाएगा F इंटू एस हो जाएगा, और ये पॉजिटिव वर्क डन होगी। और अगर मान लीजिए कि थीटा 180 हो जाए, ये कब पॉसिबल है? जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों ऑपोजिट हो। तो उस सिचुएशन में यह जो एंगल होगी, ये एंगल आपका 180 डिग्री होगा या पाई हो जाएगा। और हम जानते हैं कि cos पाई -1 होता है, मतलब क्या हो जाएगा? F इंटू एस -1, तो W बराबर -Fs हो जाएगा, और जो कि नेगेटिव है। और जो तीसरी जो स्पेशल केस बनेगी, मान लीजिए कि थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए, तो उस कंडीशन में cos 90 0 होता है, मतलब F इंटू एस इंटू 0, तो 0 हो जाएगा। तो 0 वर्क डन होगा। कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अब हम पावर की बात करते हैं। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है।
ठीक है, कार्य करने की जो दर होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। अब देखिए पावर का अगर यूनिट की बात करेंगे तो देखिए वर्क का यूनिट जूल, टाइम का सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड, जिसे वाट कहा जाता है। और ये देखिए साइंटिस्ट के नाम पे है, जेम्स प्रिस्कॉट वाट के नाम पे पावर का यूनिट लिखते हैं हम लोग SI यूनिट। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए यूनिट लिखते समय कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमें पावर का यूनिट लिखना है, पावर बोला वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क का यूनिट सोचिए और टाइम का यूनिट सोचिए। अब चूंकि दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा पावर का यूनिट, जैसा कि हम देख रहे हैं फॉर्मूले में। तो अगर मान लीजिए SI की बात कर रहे हैं तो SI यूनिट तो वर्क क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, टाइम का सेकेंड तो जूल पर सेकेंड, जो वाट लिखते हैं हम लोग। वाट को अगर सिंबल लिखना होगा तो कैपिटल W लिखेंगे, अगर आप वाट फुल नेम लिख रहे हैं तो W छोटा रहेगा, ध्यान रखिएगा, जो कि साइंटिस्ट के नाम पे है। अगर आप सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो वर्क का सीजीएस यूनिट अर्ग होता है, टाइम का सेकंड होता है, तो अर्ग पर सेकंड हो जाएगा। एक रिलेशन और बच्चों यह भी एक रिलेशन है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अब जैसे मान लीजिए कि पावर W के जगह पे आप लिख सकते हैं F इंटू एस अपॉन टाइम। अगर इसे आप सेट कर लेंगे तो F, और ये देखिए एस अपॉन टाइम, ये आपका फोर्स हो जाएगा और ये आपका स्पीड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पावर पर आपका फोर्स इंटू स्पीड भी होता है, और इस पे भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे मान लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है हाफ mv², और इस फॉर्मूले में m क्या है, मास है, v क्या है, स्पीड है, वेलोसिटी है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है जिसकी मास m है, वेलोसिटी v है, तो इस मूविंग बॉडी में मोमेंटम भी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अगर आपको मान लीजिए कि मोमेंटम के लिए एक्सप्रेशन लिखना है तो इसका सिंबल P होता है, m इंटू वी होता है। मतलब क्या है, मोमेंटम कर लीजिए या लीनियर मोमेंटम कर लीजिए, ये प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। मान लीजिए यूनिट आपको बताना हो, कहीं भी यूनिट बताना होगा तो फॉर्मूला से आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम SI यूनिट की बात कर रहे हैं मोमेंटम के लिए, तो मास का SI यूनिट kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा मोमेंटम का SI यूनिट। अगर आपको सीजीएस यूनिट चाहिए मोमेंटम का, तो मास का सीजीएस यूनिट ग्राम, स्पीड का सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रिलेशन हम डिराइव भी कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए हमें U पोटेंशियल एनर्जी के लिए mgh, एक्चुअली होता क्या है कि जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो उस केस में जो एनर्जी जो आएगी वह जो होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो कि mgh होता है। ठीक है, मतलब नीचे से कोई बॉडी का ऊपर लेके जा रहे हैं, हाइट h तक। मान लीजिए कोई बॉडी है यहाँ पर, इसको आप नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं, तो आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया ना, क्योंकि mg जो लगेगा डाउनवर्ड लगेगा, आपने h हाइट तक ऊपर ले गया है। तो इस बॉडी में जो एनर्जी जो स्टोर होगी दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, और ये आपका mgh होगा ड्यू टू पोजीशन। अब एक रिलेशन है p² बराबर ट्वाइस m के, तो देखिए p मोमेंटम है, m इंटू v, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो इन्हीं के बीच रिलेशन आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं एक दूसरे की मदद से। थोड़ा सा आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। हाँ, एक बात और बच्चों, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। बहुत सारा क्वेश्चन मतलब मान लीजिए कि मास डबल कर दिए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। स्पीड मान लीजिए डबल कर दिए तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगा। स्पीड मान लीजिए हाफ कर दिए तो काइनेटिक एनर्जी 1/3 हो जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं और ये न्यूमेरिकल भी बन सकता है इसी पे। अब बच्चों लोग बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का, जैसा कि नाम ही है वर्क एनर्जी थ्योरम। मान लीजिए कोई बॉडी है और वह जो बॉडी है उसकी मास आपका m है और उसकी स्पीड आपका u है, इनिशियल स्पीड। ठीक है, आपने इसमें फोर्स लगाया, फोर्स लगाने का रिजल्ट ये हुआ इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो गया और
डिस्प्लेसमेंट होने के साथ साथ उसका स्पीड जो है बढ़ करके v हो गया, ठीक है, लेकिन मास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल स्पीड बढ़ गया और बॉडी का पोजीशन a से v हो गया। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट s हो गया, ध्यान समझिएगा। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम W बराबर F इंटू एस होगा। वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, आपने फोर्स अप्लाई किया है, तो जो आपने फोर्स अप्लाई किया है उसके द्वारा जो वर्क डन होगी F इंटू एस होगी, या तो फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। इस अब देखिए कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको W बराबर F इंटू एस लगाना पड़े, कहीं कहीं हो सकता है F इंटू एस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगाना पड़े, कहीं कहीं W बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगाना पड़े। यहाँ पे देखिए 1 2 3 इक्विवेलेंट है, किन्हीं दो को इक्वेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, थोड़ा सा दिमाग में लगाना है। अब देखिए नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं, K प्लस यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर फ्री फॉल। K पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी K काइनेटिक एनर्जी है, U आपका पोटेंशियल है। मतलब ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई सर्टेन हाइट से कोई ऑब्जेक्ट अगर गिराई जा रही है तो गिरते समय किसी भी मोमेंट जो टोटल जो सम होगा काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल का कांस्टेंट होगा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगा। जैसे कि ये एग्जांपल में आप देख रहे होंगे यहाँ फिगर में, कोई बॉडी ए पे है, फिर गिर रही है, तो गिरते समय कोई पोजीशन बी है, ये आपका ग्राउंड पे है, ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड। तो किसी भी मोमेंट जो टोटल जो एनर्जी होगी उस बॉडी की K प्लस यू बराबर कांस्टेंट होगा। K क्या है काइनेटिक, U क्या है पोटेंशियल, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे बॉडी A पे है, तो इसके पास क्या रहेगा, ड्यू टू पोजीशन इसके पास U रहेगा और K आपका 0 होगा। ध्यान समझिएगा, गिरते समय इस यहाँ पे इसके पास काइनेटिक भी होगा और पोटेंशियल भी होगा। ऑन द ग्राउंड क्या हो जाएगा, U 0 हो जाएगा, एंड जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड इसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी, और यह काइनेटिक एनर्जी वही होगी जो कि इसका इनिशियल पोटेंशियल था। ध्यान समझिएगा। लेकिन इधर बीच में A और C के बीच में कहीं पर भी K प्लस यू इसके बराबर हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, कहने का मतलब ये है कि जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरेगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, काइनेटिक बढ़ेगी, लेकिन इन दोनों का सम K प्लस यू वही होगा जो इस बॉडी का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो बच्चों काफ़ी हम लोगों ने थ्योरी डिस्कस कर चुका है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। और जो क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस तरीके से है। ये एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, ये समझ लीजिए कि आर्टिकल ही है, और इसमें कहा जा रहा है कि स्टेट एंड प्रूफ वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव करना है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वर्क एनर्जी थ्योरम के स्टेटमेंट के बारे में, अब लोग थोड़ा प्रूव करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूफ वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए जैसा कि नाम ही है वर्क एनर्जी, मतलब इस थ्योरम में वर्क एनर्जी के बीच में इक्विवेलेंस को बताया गया है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है जिसकी मास m है, और यह बॉडी इनिशियली u वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, इस पर एक फोर्स लगाई गई जिसके चलते इसका स्पीड u से बढ़ करके v हो गया, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है AB s हो रहा है। तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये तब फार्मूला लगेगा जब डिस्प्लेसमेंट बॉडी का अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो भी रहा है। तो देखिए F मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि U से V स्पीड हो गया है, यहाँ पे A क्या है एक्सेलरेशन है। S चाहिए, तो देखिए सिंस V स्क्वायर इजकल टू E स्क्वायर प्लस 2AS होता है, तो यहाँ से हम S निकाल लेंगे, तो V स्क्वायर माइनस E स्क्वायर अपॉन 2A हो जाएगा। मैं यहाँ पे रख लिया हूँ, A कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर क्या है, ये देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, k बराबर हाफ m v स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो हाफ mv स्क्वायर, v आपका फाइनल वेलोसिटी है,
तो मतलब ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया, हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो जब हम दोनों का डिफरेंस लेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का, तो ये आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इस तरीके से W वर्क डन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट आल्सो इक्वल्स टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ वर्क है, यहाँ पे देखिए एनर्जी है। तो दिस इज अबाउट द वर्क एनर्जी थ्योरम एंड इट्स प्रूविंग। बच्चों देखिए, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी आपका u है, इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड टू 1/3, ध्यान रखिएगा, ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसी कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हो सकता है MCQ हो, 2 नंबर के सवाल हो, 3 नंबर का सवाल हो। तो इसमें देखिए बोला जा रहा है कि कोई बॉडी है जिसका मास m है और शुरुआती जो उसका वेलोसिटी है u है, उसकी वेलोसिटी घट करके 1/3 हो गई पहले वाली का, इनिशियल का। तो देखिए मान लिया कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k था हाफ एम वी स्क्वायर, चेंज काइनेटिक एनर्जी k डैश, सिंबल हमने ले लिया है, आप k डैश की जगह पे k1 भी ले सकते हैं, हाफ m u की जगह पे वही u/3 का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/9 बाहर हो जाएगा। और ये देखिए हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इस तरीके से जो चेंज काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल का 1/9 हो गया, मतलब वेलोसिटी घटने से काइनेटिक एनर्जी भी घट गई। वेलोसिटी 1/3 हुई थी तो काइनेटिक एनर्जी 1/9 हो गया, ध्यान रखिएगा। यही चीज़ मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। हो सकता है कि ऐसे ही क्वेश्चन में वेलोसिटी हाफ हो जाए, मतलब घट करके हाफ हो जाए तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वेलोसिटी मान लीजिए डबल हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, कीपिंग मास एज कांस्टेंट। अगर मान लीजिए वेलोसिटी 3 टाइम्स हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे रिड्यूस हो रही थी तो 1/9 हो गया। फिर उसके बाद देखिए हम लोग को निकालना है डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज डिक्रीज, ध्यान रखिएगा परसेंटेज वर्ड लिखा है यहाँ, सिंबल बनाया है परसेंटेज का, परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ। तो पहले तो डिक्रीज निकाल लें डेल्टा के, तो डेल्टा के कैसे निकालेंगे, यहाँ ही बच्चे कंफ्यूज करते हैं। देखिए जो बड़ा होगा उसमें से माइनस करना है, याद नहीं रखना है कि k माइनस k डैश या k डैश माइनस k, जो भी बड़ा है उसमें से आप माइनस कर दीजिए। देखिए शुरुआत का काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, जो चेंज काइनेटिक एनर्जी है 1/9 हो गया, तो चेंज वाला कम हो गया है ना, तो इनिशियल में से आप फाइनल माइनस कर दीजिए तो आपको इतना आ जाएगा। परसेंटेज निकाल लीजिए, तो परसेंटेज निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, जैसा कि परसेंटेज आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वही करना है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको अपने ऑब्टेन मार्क्स का परसेंटेज निकालना रहता है तो क्या करते हैं, ऑब्टेन मार्क्स अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इंटू 100 करते हैं। तो यहाँ क्या करना है, परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100। तो ये आपका देखिए चेंज कितना हो रहा है, ये 8/9 है, 8/9 है ना, यहाँ पे हमने गड़बड़ लिखा है 8/9। देखिए के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी देखिए 8/9, तो 8/9 यहाँ है, तो 25 इंटू 8 200 हो जाएगा, 200/9। तो इसी को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के परसेंटेज डिक्रीज जो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में 200/9% हो जाएगा। आप इसको मिक्स में निकाल सकते हैं, पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। बच्चों P² = twice mk, इस रिलेशन पे 2 सवाल बनते हैं और दोनों सवाल बहुत ही अच्छे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक लाइटर बॉडी है और एक हमारे पास हेवियर बॉडी है। एक हेवियर है, इसका मास मान लीजिए स्मॉल m है, इसका कैपिटल M है। तो कभी पूछ देगा आपसे कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो आपको ये पूछा जाएगा कि किसकी मोमेंटम ज्यादा होगी या किसकी कम होगी। तो इसी रिलेशन के बेसिस पे आप आंसर देंगे।
मान लीजिए कि कभी ये पूछेगा कि दो बॉडी है, मोमेंटम दोनों का सेम है, ध्यान से समझिएगा, मास तो सेम ही है, सॉरी मास डिफरेंट है, मोमेंटम सेम है। देखिए दो बॉडीज है, मतलब एक लाइटर और एक हेवियर, एक लाइटर एक हेवियर, यहाँ पे दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, यहाँ पे दोनों का मोमेंटम सेम है। तो आपको ये बताना है कि व्हाट कैन वी से अबाउट देयर काइनेटिक एनर्जी, मतलब किस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, किसका कम होगा। केयरफुल रहिएगा, यह हमेशा पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद देखिए एक आर्टिकल ही है, बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन मास मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। कोई बॉडी है जिसकी मास m है, स्पीड u है, उस चूंकि मूविंग बॉडी है तो उसके पास मोमेंटम भी होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगा। p बराबर m इंटू यू, मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर। 1 2 की सहायता से हम लोग को देखिए रिलेशन स्टेब्लिश करना है, पी स्क्वायर इजिकल टू ट्वाइस एम के। इस रिलेशन को हम लोग को डिराइव करना है या इस्टेब्लिश करना है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी डिराइव की जगह पे इस्टेब्लिश भी लिखा रहता है तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि अब क्या करें। तो डिराइव रहे इस्टेब्लिश कहे मतलब एक ही है। अब देखिए हम क्या किए हैं, 1 को स्क्वायर कर दिए हैं, पी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर यू स्क्वायर। अब मैं एम स्क्वायर को एम इंटू एम स्क्वायर लिख दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो देखिए 2 से मैं मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2m हो गया, यहाँ पे हाफ हमने लिख दिया। अब ये कुछ और नहीं है, ये आपका k है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू ट्वाइस एम के हो गया। यही तो हम लोग को प्रूव करना था। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से p बराबर अंडर रूट 2m के भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। या मान लीजिए आपको कभी k की ज़रूरत पड़ गई तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से k बराबर पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम लिख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ द बॉडी का, ठीक है। मतलब मोमेंटम अगर दो बॉडी का सेम अगर है तो काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास का। मतलब जिस बॉडी की मास कम होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और जिस बॉडी की मास ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ये कब होगा, जब बॉडी का मोमेंटम सेम होगा। देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पी स्क्वायर इजिकल टू ट्वाइस एम के इस रिलेशन बेस्ड है। और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अक्सर इस फॉर्मूले से रिलेटेड, इस रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल मासेस हैविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी, विच बॉडी हैज़ लेस मोमेंटम। दो बॉडी है, एक लाइटर एक हेवियर है। लाइटर का मास m ले लिया, स्मॉल m, और हेवियर का कैपिटल M ले लिया। शेप भी बड़ा छोटा बना दिए हैं। देखिए दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, के ले लिया हूँ, दोनों बॉडी का काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बराबर ट्वाइस एम के होता है। तो देखिए इसकी मास m है, तो मास m है छोटी वाली का, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। फिर उसके बाद k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो चूँकि 2 भी पॉजिटिव है k भी पॉजिटिव है, इसलिए इनइक्वालिटी साइन में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अब मैथ में पढ़े हुए हैं। तो देखिए 2m के क्या है, पी स्क्वायर है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये लाइटर बॉडी के लिए है। लाइटर बॉडी को हम लोग a लिए हैं, हेवियर को b लिए हैं, तो पी ए स्क्वायर लेस देन पी बी स्क्वायर। इसका मतलब पी ए लेस देन पी बी। पी ए क्या है, मोमेंटम फॉर लाइटर बॉडी, पी बी क्या है, मोमेंटम फॉर हेवियर बॉडी। मतलब जो लाइटर बॉडी है उसकी मोमेंटम लेस होगी, ठीक है। तो हमारे पास देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से है, एन एनर्जी ऑफ 4 किलो जूल कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 64 मीटर इन 2.5 सेकेंड। तो हम लोग को देखिए फोर्स निकालना है और पावर निकालना है। तो W बराबर हम जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। W 4 किलो जूल है, हमने रख दिया। F हम लोग को देखिए, हाँ F तो निकालना ही ना है, फोर्स तो निकालना ही है। S दिया हुआ है 64 मीटर, यहाँ हमने रख दिया। हमें F चाहिए, तो देखिए 4 किलो जूल अपॉन 64 हो जाएगा। अब देखिए 4 किलो, किलो मतलब क्या, किलो मतलब क्या 10 का पावर 3, तो देखिए 4000 जूल हो जाएगा। जूल के जगह पे हम न्यूटन मीटर लिख दिए, यहाँ पे लिखा हूँ ना 1 किलो जूल 1000 जूल, और जूल के जगह पे न्यूटन मीटर लिख दिया। अब जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा F की वैल्यू 62.5 न्यूटन मिल जाएगी। आपको पावर चाहिए, वर्क अपॉन टाइम कर लीजिए।
तो 4000 जूल अपॉन टाइम है 2.5 सेकेंड, तो आपको सिंप्लीफिकेशन के बाद मिल जाएगा 1600 वाट या 1.6 किलो वाट आ जाएगा। जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा हम काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस तरीके से पहुंच गए हैं इस सेशन के एंड में, और इस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया है वर्क एनर्जी पावर क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड। स्पेशल हमने ये वीडियो लेक्चर बनाया है क्लास 10 के बच्चों के लिए, बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने क्विक रिवीजन किया है, और इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है थ्योरी, फॉर्मूले रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो हमें उम्मीद है यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।